25 Best Motivational Stories in Hindi. Motivational Story in Hindi for Success आखिरी प्रयास. Motivational Story for Depression in Hindi शिकंजी का स्वाद. Motivational Story about Positive Thinking हाथी और रस्सी की कहानी. Inspiring Story for Success शार्क और चारा मछलियाँ. Motivational Story about Problem Solving समस्या का दूसरा पहलू. Short Motivational Story for Students in Hindi हमेशा सीखते रहो. 8. उबलता पानी और मेढक. मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी ऑन अपॉर्चुनिटी खीरे की खान. मोटिवेशनल स्टोरी फॉर सक्सेस इन लाइफ जो चाहोगे सो पाओगे. शॉर्ट स्टोरी ऑन ड्रीम्स इन हिंदी मछुआरों की समस्या. मोटिवेशनल स्टोरी ऑन हार्ड वर्क इन हिंदी स्वप्न कक्ष. 13. चिड़िया और किसान. शॉर्ट मोटी स्टोरी इन हिंदी विद मॉरल फांसी की सजा. 17. ऊंट के प्रश्न. 19. 100 ऊंट. 20. मकड़ी की प्रेरणादायक कहानी. 21. साधु और खजूर. 22. बाज और चूजों की कहानी. मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी अबाउट पावर ऑफ साइलेंस किसान की घड़ी. 24. राज्य का उत्तराधिकारी. 25. जीवन का दर्पण. मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी फॉर सक्सेस आखिरी प्रयास. एक समय की बात है. एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था. एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया. राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ. उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया. महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं. 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना. इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी. 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए. अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा. किंतु पत्थर जस का तस रहा. मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा. 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा. वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती. महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया. पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया. पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया. इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता. सीख. मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं. कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं. कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता. यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती. क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए. मोटिवेशनल स्टोरी फॉर डिप्रेशन इन हिंदी शिकंजी का स्वाद. एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे. क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे. उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था. प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया लेकिन कुछ नहीं बोले. लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते,
क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। सीख, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। मोटिवेशनल स्टोरी अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। हाथी और रस्सी की कहानी। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहां जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरों में बंद कर रखा जाता होगा या फिर जंजीरों से बांधकर, लेकिन वहां का दृश्य तो बिल्कुल उलट था। उसने महावत से पूछा, भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांध कर रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को। ये तो इस रस्सी को तो बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूं कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे। महावत ने उसे बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे, इसलिए रस्सी को तोड़ पाना इनके सामर्थ्य के बाहर था। वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे उसे नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी वही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास भी नहीं करते। ये सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। सीख, दोस्तों, उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते। आवश्यकता है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचानकर दूर करने की जो हमारी असफलता का कारण बनी। नकारात्मक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है। इसलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना कभी न छोड़ें, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है। इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर सक्सेस। शार्क और चारा मछलियाँ। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियाँ डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया।
समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियां को देख सकती थी। चारा मछलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकराकर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसने दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। सीख: जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ होप इन हिंदी। 4 मोमबत्तियां। रात का समय था, चारों ओर घुप पर अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। वहां 4 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत देख आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी, मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दैख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढाढ़स बंध गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। सीख: जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़े। मोटिवेशनल स्टोरी अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या का दूसरा पहलू। पिता ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। उसका 10 साल का बच्चा बार बार कोई सवाल लेकर उसके पास आता और पूछ कर तंग करता। बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो रहा था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा, क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वह कुछ घंटे उलझा रहे। उतने समय में मैं अपना काम निपटा लूंगा। अब की बार जब बच्चा आया
तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का वह पेज फाड़ किया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, ये पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करना है। जाओ इसे जाकर जोड़ो। जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब आकर मुझे दिखाना। बच्चा वो टुकड़े लेकर चला गया। इधर पिता ने चैन की सांस ली कि अब कई घंटों तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा और वह शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। पिता ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा था। उसने हैरत में पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था, एक साइड पर कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया, वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। पिता बस बच्चे को देखता रह गया। सीख, अक्सर हम कोई बड़ी समस्या सामने आने पर उसे देखिए सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल हो ही नहीं सकती। हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहां से उसका हल बहुत आसानी से निकल आए। इसलिए जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू देखकर उसका आंकलन करना चाहिए। कोई न कोई आसान हल जरूर मिल जाएगा। शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी। हमेशा सीखते रहो। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबने पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह ये जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? ये बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ। इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह ये प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सीख, दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसे दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। 8. उबलता पानी और मेंढक। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक शोध किया। शोध में एक मेंढक लिया गया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का गर्म ताप मेंढक की सहनशक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूदकर बाहर आ सके।
प्रारंभ में मेढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने के स्थान पर वो अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ, मेढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहनशक्ति की सीमा के भीतर ही थी। इसलिए वह पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बैठाने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज़्यादा गर्म होता गया और मेढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगता रहा। जब पानी उबलने लगा तो मेढक की जान पर बन आई। अब उसकी सहनशक्ति जवाब दे चुकी थे। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वह पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बैठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष नहीं थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि समय रहते उसने अपनी शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जीवित होता। सीख, दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना कर उससे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं। हमारी आंख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्यवाही प्रारंभ कर दे और जब समझ आ जाए कि अब इन्हें संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाएं। परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी ऑन अपॉर्चुनिटी। हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर ही कीमत की जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उसका खदान का नाम किम्बले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। सीख, मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं।
जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित है। मोटिवेशनल स्टोरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। सीख। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। शॉर्ट स्टोरी ऑन ड्रीम्स इन हिंदी। मछुआरों की समस्या। मछलियां सालों से जापानियों की प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती और मछलियां बासी हो जाती। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई क्योंकि लोग बासी मछलियां खरीदने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवाकर किया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते। इस तरह वे ताज़ी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज़्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो वे सांस तो ले रही होती थी, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चखकर ये अंतर कर लेते थे। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था।
फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया, उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा। लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को जरूर होती थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने सावधान और चौकन्नी रहती थी। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताज़ी रहती थीं। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। मित्रों, जब तक हमारी जिंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह ही होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रही होते हैं, लेकिन हम में जिंदादिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन से बंध कर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी उसके सामने दम तोड़ देते हैं या हार मान जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है, तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तब ही बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति होगी। मोटिवेशनल स्टोरी ऑन हार्ड वर्क इन हिंदी। स्वप्न कक्ष। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था, वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह कालचक्र में समा गया। चूंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देख वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। देवदूत ने उत्तर दिया। ये सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचे, तो लड़का ये देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थीं जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो ये मुझे मिले नहीं। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। मित्रों, किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने के पूर्व ये दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए,
चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए, दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। 13. चिड़िया और किसान। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकला होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। सीख: दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। मोटिवेशनल स्टोरी ऑन एबिलिटी इन हिंदी। अपनी क्षमता पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव में बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी।
वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। ये घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वस्व है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। सीख, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। शॉर्ट मोटी स्टोरी इन हिंदी विद मॉरल। फांसी की सजा। एक बार की बात है, यूनान ग्रीस के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मान सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा है, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया। ये भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज़ गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। ये खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मानते हुए देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। वजीर बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता? फांसी पर लटकने के पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है। ये मैं क्यों ज़ाया करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है।
तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। सीख, जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिएं। मोटिवेशनल स्टोरी ऑन कंफर्ट जोन इन हिंदी। बूढ़े गिद्ध की सलाह। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंच। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरे बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नज़ारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालात कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। सीख, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती चैलेंज देते रहे और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 17 ऊंट के प्रश्न। शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी ऑन टैलेंट। एक दिन की बात है। एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? ऊंट बोला, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर पूछो बेटा, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। हम ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? ऊँट के बच्चे ने पूछा। ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं।
अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? ऊंट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है? ऊंट का बच्चा बोला, बेटे, ये पलकें हमारी आंखों की रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊंट में कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए है। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर ज़ू में क्या कर रहे हैं? सीख, प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी हैं जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ जाने मत दें। शॉर्ट स्टोरी फॉर सक्सेस इन हिंदी। मकड़ी, चींटी और जाला। एक मकड़ी अपना जाला बनाने उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वह मज़े से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ न कीड़े मकोड़े हैं न ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वह वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था, तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाइश देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की समझाइश मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। सीख, अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। 1900 ऊंट। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था।
एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊंट है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊंट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। ये कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? कहाँ बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं, ताकि मैं चैन से सो सकूं। किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ। कई ऊंट खुद ब खुद बैठ गए। कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया। कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति तत्परता से बोला। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह है? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं। कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है। कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुम्हें अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। 20 मकड़ी की प्रेरणादायक कहानी। शहर के एक बड़े संग्रहालय के बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वे पेंटिंग्स थीं जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी ही मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और वह उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय म्यूजियम की साफ सफाई और रख रखाव कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। ये देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियां अपना जाला छोड़ अन्यत्र चली गई। लेकिन कोने की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा। हो सकता है इस पेंटिंग को भी न ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी। लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है। इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिल पाएंगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा।
लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। बुझे मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहां रहने लगी। सीख, कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। ये हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर, परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियों हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारा जुझारूपन, हमारी मेहनत हमें बेहतरी की ओर ले जाती हैं। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। 21 साधु और खजूर। एक दिन की बात है। एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला आया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, ये सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफ़ी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गठथर बनाया और उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लड़कियों का गठथर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वह पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गठथर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई। हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। सीख, यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आंकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी।
हमें इच्छाओं का दास नहीं बनाना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। 22। बाज और चूजों की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा। बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा। वह चूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बल्कि बाज है। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों की देखा देखी वह भी थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ा और फिर वापस जमीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज्यादा ऊंचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूं तो। बाज के पूछा, कैसी बात करते हो? मत भूलो तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। चूजे बोले। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। सीख, सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बनेंगे। खुद को कम न समझें, अपनी क्षमता को सीमित न करें, बाज बनें और जीवन में ऊंची उड़ान भरें। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी अबाउट पावर ऑफ साइलेंस। किसान की घड़ी। एक दिन की बात है। एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाए। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। सीख, शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकलना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे न अपने मन को, बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। जब आंख खुलगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने कहा।
अपने मन की बात सुनने का तो हमने समय ही नहीं निकाला। 24 राज्य का उत्तराधिकारी। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोलें। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया ही जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते। किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई उसे लिखकर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव का प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं ही खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूं। ये अपने राज्यों के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है? कैसे ये हल होगा? कैसे महल का ये दरवाज़ा खुलेगा? पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाज़ा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण ही न हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को वह महल भी दिया गया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। सीख: जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं या होती भी है तो बहुत ही छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है या फिर थोड़े से प्रयास के बाद। तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर विचलित न हो, शांति से सोचें और फिर समाधान करने का प्रयास करें। 25. जीवन का दर्पण। एक दिन जब ऑफिस के सभी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई मिली। उस पर लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो गई जो कंपनी में आपकी प्रगति में बाधक था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सेमिनार हॉल में एक सभा आयोजित की गई है। ठीक 11 बजे श्रद्धांजलि सभा में सबका उपस्थित होना अपेक्षित है।
अपने एक सहकर्मी की मौत की खबर पढ़कर पहले तो सभी दुखी हुए, लेकिन कुछ देर बाद उन सब में ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि आखिर वह कौन था जो उनकी और कंपनी की प्रगति में बाधक था। 11 बजे सेमिनार हॉल में कर्मचारियों का आना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि उसे नियंत्रित करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करनी पड़ी। लोगों का आना लगातार जारी था। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, सेमिनार हॉल में हलचल भी बढ़ती जा रही थी। सबके दिमाग में बस यही चल रहा था, आखिर वो कौन था जो कंपनी में मेरी प्रगति पर लगाम लगाने पर तुला हुआ था। चलो, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि वो मर गया। जैसे ही श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई, एक एक करके सभी उत्सुक और जिज्ञासु कर्मचारी कफन के पास जाने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही वे कफन के अंदर झांकते, उनका चेहरा फंका पड़ जाता, मानो उन्हें सदमा सा लग गया हो। उस कफन के अंदर एक दर्पण रखा हुआ था। जो भी उसमें झांक कर देखता, उसे उसमें अपना ही अक्स नजर आता। उस दर्पण पर एक पर्ची भी चिपकी हुई थी, जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जो सबकी आत्मा को झकझोर रहा था। केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है और वो आप खुद है। आप ही वो इंसान है जो अपने जीवन में क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो अपनी खुशी, अपनी समझ और अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपका बॉस बदल जाता है। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपके दोस्त बदल जाते हैं। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपके पार्टनर या साथी बदल जाते हैं। आपका जीवन तब बदलता है जब आप खुद बदल जाते हैं। जब आप अपने खुद के विश्वास की सीमा को लांघकर उसके पार जाते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि आप और सिर्फ आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, तब आपका जीवन बदल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आपका किसी के साथ है, वो आपका खुद से है। फ्रेंड्स, आपको ये शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी विद मॉरल कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।